गिरते बाजार में म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश करने वाले कई लोग घबराकर अपनी एसआईपी बंद करने के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन यही मौका है जब आप बाजार की गिरावट का फायदा उठाकर निवेश प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। योर मनी में आज हमारा फोकस होगा म्यूचुअल फंड्स पर, लेकिन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। स्वच्छ भारत मिशन के लिए नया सेस लगाने की तैयारी। 0.5% बढ़ सकता है सर्विस टैक्स। पेट्रोल, डीजल और टेलीकॉम सर्विसेज पर भी लग सकता है सेस। नेट न्यूट्रलिटी पर 1 महीने में टीआरएआई लेगा कोई फैसला। नेट न्यूट्रलिटी पर ओपन हाउस में फ्री बेसिक्स का जमकर विरोध। मंदड़ियों की गिरफ्त में फंसा बाजार। ऊपरी सरों से सेंसेक्स 400 पॉइंट टूटा। निफ्टी 7300 के नीचे बंद। सेबी चेयरमैन के लिए इंटरव्यू खत्म। सिलेक्शन कमेटी की जल्द होगी बैठक। कुछ सदस्य दोबारा यूके सिन्हा को चेयरमैन बनाने के पक्ष में। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। अमिताभ बच्चन और प्रियंका चोपड़ा होंगे अतुल्य भारत के नए ब्रांड एम्बेसडर। 26 जनवरी को हो सकता है ऐलान। और अब आइए देखते हैं क्या है खास योर मनी में आज। म्यूचुअल फंड में निवेश का कौन सा तरीका है सही, डायरेक्ट या रेगुलर प्लान? डिविडेंड ऑप्शन या ग्रोथ ऑप्शन, कौन सा सही है आपके लिए? और पहली बार म्यूचुअल फंड में निवेश करने के क्या है टिप्स, बताएंगे योर मनी में। और योर मनी में आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के डायरेक्टर पंकज मटवार। पंकज जी, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं शो की और सबसे पहले दर्शक हमारे साथ विशाल जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। नमस्कार विशाल, बताएं कैसे हैं आप, क्या करते हैं? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि मैं करीब 4 साल से HDFC टॉप 200 नाम के फंड में इन्वेस्ट कर रहा था। ठीक है। उसको मैंने 2 साल कंटिन्यू किया। उसके बाद ये ऑफर आ गया ये एमसी की तरफ से डायरेक्ट में कन्वर्ट करने का, तो मैंने उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करा दिया। ओके। अब मुझे एक एडवाइजर ने, वो मैंने अपने एक एडवाइजर के कहने पर ही इन्वेस्ट किया था। अच्छा। बाद में मुझे किसी दूसरे एडवाइजर ने मुझसे कहा कि आपने डायरेक्ट में कन्वर्ट तो करवा लिया, बट इसकी एनएवी हाई होने की वजह से आपको यूनिट्स कम मिलेंगे। बट मैंने उनसे कहा कि इसमें ग्रोथ भी तो ज्यादा मिलेगी, मेरी वैल्यू तो मेरा वैल्यूएशन भी तो ज्यादा बनेगा, क्योंकि इसकी एनएवी और दूसरी, और चूंकि एचडीएफसी में करंट पोजीशन पर मैंने जो देखा है 6 रुपए पर एनएवी का अंतर है। अगर एचडीएफसी की टॉप 200 की रेगुलर की एनएवी अगर 298 है तो उसकी 304 है जी। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं वापस रेगुलर में जाऊं या इसी डायरेक्ट को ही आगे कंटिन्यू करता रहूं। पहला क्वेश्चन मेरा ये। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जब मैंने रेगुलर से डायरेक्ट में कन्वर्ट किया था तब मेरे पास जो स्टॉक हो गया था यूनिट्स का, वो वहीं पर स्टॉप हो गया और मेरी 0 से फिर से स्टार्टिंग हुई यूनिट्स की। जी बिल्कुल। तो वो जो 99 मेरे पास 99 यूनिट्स हैं करंट टाइम में, तो जो 99 यूनिट्स का जो मेरा एक लॉट बन गया है उसकी वैल्यू का मैं क्या करूँ? अभी प्रेजेंट टाइम उसकी वैल्यू करीब 20,000 मेरा इन्वेस्टेड है और करीब 35,000 उसकी वैल्यू है। तो मार्केट ऊपर जाता है तो वैल्यू उसकी बढ़ जाती है, मार्केट नीचे आता है तो वैल्यू उसकी डाउन होती है। बिल्कुल। इस अमाउंट को मैं आगे कहीं इन्वेस्ट करूँ या इसको ऐसे ही छोड़ दूँ एज एफडी समझ के कि मेरा ये एक तरह का एफडी हो गया है? बिल्कुल विशाल, तमाम सवालों का जवाब देते हैं। सबसे पहले पंकज जी, दर्शकों को मैं चाहूंगी कि आप ये समझाएं कि डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में अंतर क्या है? देखिए, हर म्यूचुअल फंड स्कीम में आज की तारीख में 2 प्लान होते हैं, एक है डायरेक्ट और दूसरा रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान वो होता है जहां पर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व नहीं होता है, यानी आप डायरेक्टली कंपनी से खरीद रहे हैं। दूसरा आपके पास में ऑप्शन है जहां पर आप एडवाइजर की सलाह लेकर एक रेगुलर प्लान खरीदते हैं। अब क्योंकि जो रेगुलर प्लान है उसमें कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, तो डेफिनेटली जब आपके जो रिटर्न्स होंगे उसमें थोड़ा सा फर्क होगा। जो डायरेक्ट प्लान है वहाँ पर कॉस्ट कम है, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर का कोई ब्रोकरेज नहीं है, तो एक्सपेंसेस कम है, इसके लिए आपको फायदा थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो अभी जो ये बता रहे थे बड़ा इंटरेस्टिंग था कि उन्होंने बोला कि मुझे डायरेक्ट लेना है, लेकिन एडवाइजर ने बोला कि आपको इसमें नुकसान होगा और अगर आप रेगुलर प्लान लेते हैं तो फायदेमंद है। अब यहाँ पर ये तो शायद नहीं हो कि एडवाइजर को मालूम नहीं था, बट शायद अपने इंटरेस्ट में उसने इनको मिसगाइड करने की कोशिश की। सच ये है कि विशाल ने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है, अगर उनको इस बारे में नॉलेज है। हाँ, जहाँ पर इन्वेस्टर को कुछ पता नहीं है, उसको एडवाइस चाहिए, तो बिल्कुल आपको एडवाइजर के
थ्रू जाना चाहिए। आप थोड़ा सा एक्सपेंस ज़्यादा भी होता है, बट वो क्योंकि आपको एडवाइस मिल रही है, आपको सर्विसेज मिल रही हैं, इसके लिए आपको वो कॉस्ट बेयर करनी है। लेकिन जहां पर आप खुद ही डिसीजन ले रहे हैं तो आपको डायरेक्ट प्लान में फायदा ज़्यादा होगा। दूसरी बात है कि अभी आपने जो पहले यूनिट्स बाय कर चुके थे रेगुलर प्लान में, उसका क्या करें, ये विशाल का क्वेश्चन था। तो उसके लिए देखिए, आप उसको स्विच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब स्विच करते हैं, ये एक तरह से आप पहले जो यूनिट्स हैं उनको आप रिडीम कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और फिर दूसरे प्लान में आप परचेज कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपके यूनिट्स हैं उसकी जो वैल्यू होगी उस दिन की, जिस दिन आप स्विच कर रहे हैं, उतना पैसा, उस पैसे के बदले में जो डायरेक्ट प्लान की एनएवी है उससे डिवाइड कर कर जितनी यूनिट्स बनेंगी, यहां पे बोल रहे थे 90 यूनिट्स हैं, कुछ 90 यूनिट्स हैं, तो 90 यूनिट्स की जो वैल्यू है उसको डायरेक्ट प्लान की एनएवी से डिवाइड करके आपको मिलेंगी। अब क्योंकि एनएवी थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज्यादा हुआ है मान लीजिए, तो आपको थोड़ी एनएवी, थोड़ी यूनिट्स कम मिलेंगी। लेकिन आपका जो वैल्यू है वो तो सेम ही रहेगा। जिस दिन आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक स्कीम से निकल रहे हैं और दूसरे उसी स्कीम के दूसरे प्लान में आप जा रहे हैं। अब ये है कि अपने एचडीएफसी टॉप 200 की बात की, वहां पर एग्जिट लोड है 1 साल से पहले, जिस दिन आप इन्वेस्ट करते हैं उसके विदिन 1 ईयर अगर आप रिडीम करते हैं या स्विच करते हैं तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो ये आप देख लीजिए, अगर ऑलरेडी आपको 1 साल से ऊपर हो गया है तो फिर आप बिना एग्जिट लोड के उसको स्विच कर सकते हैं। अगर 1 साल से कम हुआ है तो फिर एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। बट आपको मैं भी सलाह दूंगा कि आप एक ही फोलियो बनाइए, उसको जब आप रेगुलर प्लान से आप इसमें स्विच हो गए हैं, अब एसआईपी आपने डायरेक्ट में कर दी है, तो एग्जिस्टिंग को भी आप उसमें स्विच कर दीजिए। विशाल, आप फोन लाइन पर हैं हमारे साथ? यस सर, यस मैम। एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा कि मुझे 2 साल से ऊपर टाइम हो चुका है, 2 साल से ऊपर हो चुका है स्टॉक होल्डिंग किए हुए। ठीक है। तो सर के अकॉर्डिंग मुझे जो इसकी वैल्यू है 35,000 के आसपास, मैं इसको अपने करंट एसआईपी में कन्वर्ट कर दूं? बिल्कुल, आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और चूंकि 2 साल हो चुका है तो फिर मेरे ख्याल से ज्यादा इनको सोचने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल, देखिए आपको कन्वर्ट एसआईपी में करने की जरूरत नहीं है, मार्केट ऑलरेडी डाउन है। तो आप क्योंकि उसी स्कीम में कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आप एसटीपी कर रहे होते, सपोज डेट में होते और वहां से आप कर रहे होते, तो एक अच्छा मूव हो सकता था। बट यहाँ पर मुझे लगता है कि आप डायरेक्टली जितनी यूनिट्स हैं उसको पूरे को आप स्विच कर दीजिए। स्विच कर सकते हैं। हाँ, एक साथ स्विच कर सकते हैं। दूसरी बात ये, आपको अगर लगता है कि एसआईपी के जरिए भी आपने काफी यूनिट्स इकट्ठी कर ली हैं डायरेक्ट प्लान में, तो क्यों ना आप थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करें। बिल्कुल, जो आपके पास एग्जिस्टिंग एचडीएफसी टॉप 200 में है उसको रिडीम करके आप किसी दूसरी अच्छी स्कीम में, ऐसे ही आप लार्ज कैप फंड में दूसरा कोई सिलेक्ट कीजिए, उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। तो आपका क्या होगा, जो एसआईपी के जरिए कर रहे हैं ऑलरेडी आपका एचडीएफसी टॉप 200 में जा रहा है, और साथ ही आपके पास में जो एग्जिस्टिंग फंड था वो किसी और दूसरे अच्छे फंड में आपने निवेश कर दिया, तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। चलिए विशाल, तो यहाँ पे आपके पास मौका है पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का। आप चाहें तो किसी और लार्ज कैप फंड में एसआईपी के जरिए भी निवेश कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो जितने आपने यूनिट्स इकट्ठा किए हैं उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने डायरेक्ट प्लान में। उम्मीद करते हैं कि योर मनी के जरिए सवाल का जवाब मिल गया होगा। देबाशीष साहू हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार देबाशीष जी, कैसे हैं आप? देबाशीष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यहाँ लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन इनका सवाल हमारे पास है। इन्होंने म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश करने का प्लान बनाया है, और आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड, और इसमें ये 2,500 रुपये निवेश कर रहे हैं, और पूछ रहे हैं कि अभी तक ये केवल इतना ही निवेश कर पाए हैं, और आगे के लिए किस फंड में इन्हें पैसे लगाने चाहिए, क्या इनका जो फंड का सिलेक्शन है वो सही है या नहीं। साथ ही ये डिफेंस में है, और काफ़ी कुछ निवेश की रणनीति इन्होंने बनाने के बारे में सोची है योर मनी के जरिए। देबाशीष, आप फोन लाइन पर हैं मेरे साथ? जी मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। बताइए, आपने आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड में पैसे लगाए हैं, इसके अलावा और कोई फंड आपने चुना है? मैम, मैं आर्मी में जॉब करता हूँ हैदराबाद में अभी फिलहाल। मेरे को एसआईपी में इन्वेस्ट किया मैंने, म्यूचुअल फंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में। जी जी, अभी स्टार्ट किया है, 1 महीना हुआ। ठीक है। अभी और 2,500 रुपया मैंने करना चाहता हूँ, कौन सी फंड में लगाऊं सर, प्लीज बताइए। ठीक है, आपने ये जो फंड सिलेक्ट किया है देबाशीष, आपने खुद रिसर्च की है या सलाह दी है किसी ने आपको? जी मैम, सर क्लियर आवाज नहीं आ रहा, बोलिए। मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या आपने किसी से पूछकर ये फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है? आपको कैसे पता चला इस फंड के बारे में? मैम, मैं तो एक्चुअली 12,500 रुपया हर महीना हमारा आर्मी प्रोविजनल फंड में पड़ता है। हाँ हाँ।
और उसके अलावा 2500 AGI आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस में कटता है। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं कि ये फंड कैसा है और इसके अलावा कौन से फंड में आप निवेश कर सकते हैं। 5,000 रुपए का कुल निवेश अगर इन्हें करना हो तो 2,500 रुपए के लिए ये फंड कैसा है और आगे चल के किस फंड में पैसे लगाएं। देखिए, अभी जिस स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया है ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, एक हाइब्रिड फंड है जो कि इक्विटी और डेट दोनों तरह के एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है। तो बिल्कुल एक नए इन्वेस्टर के लिए तो ये बहुत ही अच्छा फंड है और स्पेशली वोलेटाइल मार्केट में आपको ये भी दिखाई देता है कि इस फंड में जब मार्केट बहुत गिरता है तो क्योंकि इसमें आपका एलोकेशन डेट और इक्विटी में है तो उससे आपका रिस्क थोड़ा कम होता है। तो आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और इसमें आप कंटिन्यू कीजिए। लेकिन साथ ही आपका क्योंकि होराइजन जो है, जो टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, काफ़ी लंबा है, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कुछ इक्विटी फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कीजिए। और इक्विटी फंड में भी आपको मैं सलाह दूंगा कि जो मल्टी कैप फंड होते हैं, जहां पर कि आपका डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड और जो लार्ज कैप, मिड कैप, हर तरह के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और उसमें मेरी सलाह होगी आपको, जैसे अगेन ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड है या फिर SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड, इस तरह के फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड आपको रेकमेंड किया जा रहा है और इसके ज़रिए आप अपने 5,000 के निवेश को पूरा कर सकते हैं। योर मनी में रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, बने रहें। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक नूरुद्दीन शेख हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार, बताएं कहां से बोल रहे हैं आप? हेलो मैम, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो मैम, मुझे ये पूछना था, मैंने ना SBI ब्लू चिप फंड में 1000 का SIP करा है, तो ग्रोथ फंड सही रहेगा क्या डिविडेंड फंड? आपने SIP की शुरुआत कर ली है या करने का मन बना रहे हैं? हाँ मैम, मैंने इसमें 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिया है। कर दिया है, तो आपने फिलहाल कौन सा ऑप्शन चुना है? अभी मैंने ग्रोथ वाला चुना है। ग्रोथ आपने चुना है, ठीक है। चलिए, आपके जरिए हम बाकी दर्शकों को भी समझाते हैं कि इन दो ऑप्शंस, इनफैक्ट जो जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं म्यूचुअल फंड के जरिए अगर कोई निवेश करना चाहे, ग्रोथ डिविडेंड या डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट भी, तो उसमें वो किस तरह से काम करता है और किस तरह के निवेशक को किस तरह का ऑप्शन यहाँ पर अपनाना चाहिए। देखिए, पहले हम बात करते हैं डिविडेंड और ग्रोथ की। क्या होता है, किसी भी स्कीम में आप इन्वेस्ट करते हैं तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका पैसा बढ़ेगा। अब इसमें से अगर आपने ग्रोथ ऑप्शन लिया है तो आपका सिर्फ जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी, लेकिन डिविडेंड ऑप्शन में जैसे वैल्यू बढ़ती है तो फिर AMC डिसाइड करती है, म्यूचुअल फंड कंपनी डिसाइड करती है कि कुछ डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को दे दिया जाए। तो होगा क्या कि अगर 10 रुपये की आपकी NAV है और वो 13 रुपीज़ होती है, 14 रुपीज़ होती है उदाहरण के तौर पर, तो उसमें डिसाइड किया जाता है कि 2 रुपया, 1 रुपया इन्वेस्टर को वापस दिया जाए। तो मतलब क्या है कि आपका पैसा जो बढ़ा उसमें से कुछ पैसा आपको बीच बीच में मिलता रहता है। ग्रोथ में ये होता है कि आपका पैसा बढ़ता रहेगा, पर जब आप रिडीम करेंगे उस वक्त अपना जो भी आपकी वैल्यू होगी उसको आप ले लेंगे। अब होता यह है कि अगर लंबे अवधि का गोल है और आप डिविडेंड ऑप्शन ले रहे हैं, और डिविडेंड में भी अगेन 2 ऑप्शन है, डिविडेंड पे आउट या डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। अगर डिविडेंड पे आउट लिया मतलब कि आपका जो पैसा बढ़ा वो आपने वापस ले लिया, बार बार आता रहा, तो अब गोल को अचीव कैसे करेंगे? क्योंकि आप किसी गोल को अचीव करते हैं तो ऑप्शन यही होता है कि आप पैसा बढ़े ताकि आप उस गोल तक पहुंच पाएं, लेकिन पीरियडिकली मिलता रहेगा, जब मिलेगा तो शायद खर्च भी हो जाएगा, तो आपका पैसा बढ़ेगा नहीं। इसके लिए सलाह यह होती है कि लंबी अवधि में निवेश कर रहे हैं और कोई आपका लक्ष्य आपके लिए है तो ग्रोथ ऑप्शन आपके लिए बेटर है। दूसरी बात है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जब डिविडेंड मिलेगा तो अगर आपके पास 10,000 रुपये बढ़कर 13,000 हो गए हैं और उसमें ये माना गया कि आपको 2 रुपये वापस मिल रहे हैं, तो आपकी NAV कम हो जाएगी। जितना आपको डिविडेंड मिलेगा जिस परसेंट से, उसी परसेंट से आपकी NAV कम हो जाएगी। लेकिन क्योंकि आपको कुछ पैसा मिला है डिविडेंड के रूप में और आपने डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन लिया है, तो उस दिन का जो NAV होगा उस स्कीम का, उससे आपको अगेन थोड़ी यूनिट्स और मिल जाएंगी। मतलब ये हुआ कि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट में आपके यूनिट्स बढ़ती जाएंगी, लेकिन अगर वैल्यू की बात करते हैं तो बराबर ही होगा, क्योंकि जितना आपको NAV नीचे आई और फिर आपको थोड़ी यूनिट्स एक्स्ट्रा मिली। तो कहने का मतलब यह है कि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट की बजाय, स्पेशली जब इक्विटी में कर रहे हैं, क्योंकि डेट स्कीम में थोड़ा सा टैक्सेशन का फर्क पड़ता है, इसके लिए वहां पर देखना यह होता है कि आप किस टैक्स ब्रैकेट में हैं। अगर लार्ज आपके 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो शायद आपको दूसरा एक सोचना पड़ेगा उस बारे में, पर यहां पर शॉर्ट में यही है
कि इक्विटी में तो आप अगर लॉन्ग टर्म गोल है तो आप इसमें ही जाएं, ग्रोथ ऑप्शन में ही जाएं, वही आपके लिए बेहतर होगा। चलिए, तो यहाँ पे ग्रोथ ऑप्शन आपने चुना है जो कि आपके लिए नुरुद्दीन बिल्कुल सही है। हम आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर एम बाविस्कर हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। यहाँ लगता है इनकी फोन लाइन कट गई है, लेकिन संपर्क हम वापस करने की कोशिश करेंगे। सवाल इनका हम ले लेते हैं। इन्होंने एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी ग्रोथ, आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी और रिलायंस स्मॉल कैप डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट ऑप्शन के जरिए निवेश कर रहे हैं। लगभग 5,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं। 4,000 की और एसआईपी करना चाहते हैं और लंबी अवधि का नज़रिया है, 10 से 15 साल के लिए निवेश करने का मन है इनका। ये फंड कैसे हैं और साथ ही 4,000 रुपये जो और निवेश करना चाहते हैं उसके लिए इन्हें क्या रणनीति अपनानी चाहिए? सबसे पहले फंड सिलेक्शन पे मैं आपकी राय चाहूँगी पंकज जी। देखिए, जो स्कीम इन्होंने चुनी है वो बहुत ही अच्छी है। अपने मतलब, क्योंकि एक इनके पास टैक्स सेवर फंड है, हाँ। एक इनके पास वैल्यू डिस्कवरी फंड जो है वो एक मल्टी कैप फंड है और साथ ही एक रिलायंस स्मॉल कैप फंड है। देखिए, फंड अपनी कैटेगरी में अच्छे हैं, लेकिन ये मानना चाहिए कि जो स्मॉल कैप फंड होते हैं उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है और नए इन्वेस्टर्स को ज़्यादा करके एक मल्टी कैप फंड, लार्ज कैप फंड या ज़्यादा हो सके तो मिड कैप फंड तक ही सीमित रहना चाहिए। स्मॉल कैप फंड में कभी कभी आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें रिस्क भी, छोटी कंपनी में निवेश होता है, ऐसी कंपनी का रिसर्च भी थोड़ा कम होता है, इसके लिए वहाँ पर रिस्क ज़्यादा रहता है। तो सलाह ये होगी कि आप इसमें से देखिए, अगर आप थोड़ा सा अपना एक्सपोजर लार्ज कैप में या मल्टी कैप में बढ़ाना चाहें तो वो अच्छा होगा। दूसरी बात ये है कि थोड़ा एडिशन आपको करना है। एडिशनल के लिए मैं आपको ये सलाह दूंगा, इनको कुछ एडिशनल भी शायद करना है, कुछ और पैसे, 4,000 रुपये और लगाने हैं। बिल्कुल, तो उसके लिए ये होगा कि लंबी अवधि का नजरिया है तो यहाँ पर कुछ मल्टी कैप फंड या तो जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी में ऑलरेडी कर रहे हैं, उसमें और थोड़ा पैसा बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड है, ये एक अच्छा फंड है, इसमें आप निवेश बढ़ा सकते हैं। साथ ही एसबीआई मैग्नम मल्टी कैप फंड, इस फंड में आप निवेश कर सकते हैं। चलिए, और अपने फंड की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने की भी जिम्मेदारी आपकी है। तो अगर आप निवेश कर रहे हैं तो कम से कम हर 6 महीने में आपका फंड परफॉर्म कैसे कर रहा है उसे चेक भी कर लीजिए। moneycontrol.com की वेबसाइट पर जाके आप अपने फंड की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। रुकते हैं यहाँ एक ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, बने रहें। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अभिषेक का सवाल लेते हैं। श्रीनगर से हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार अभिषेक, बताएं क्या सवाल है आपका? अभिषेक, आपको मेरी आवाज आ रही है? यहाँ संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इनका सवाल हमारे पास है। पहली बार निवेश करने का मन बना रहे हैं, 9,000 रुपये लगभग लगा सकते हैं और 50 लाख रुपए चाहिए इन्हें 15 साल में। तो कौन कौन से फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, ये सवाल है इनका। दरअसल बहुत अच्छी बात है अभिषेक, आपने म्यूचुअल फंड के जरिए एक कॉर्पस, एक राशि इकट्ठा करने के बारे में सोची है। निवेश की प्रक्रिया की आप शुरुआत कर रहे हैं। लंबा नजरिया है, इक्विटी ओरिएंटेड अप्रोच अपना सकते हैं। फिलहाल बाजार भी गिरा हुआ है तो मौका भी अच्छा है इनके लिए। बिल्कुल, देखिए कविता, पहली बात तो ये है क्योंकि इनको 15 साल में 50,000 इकट्ठा करने हैं और उसके लिए सिर्फ 9,000 महीना निवेश करना चाहते हैं, तो लगभग आप कैलकुलेट करते हैं तो 13% का आपका CAGR यानी आपका कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट आपको मिलना चाहिए। तो इस हिसाब से मैं सलाह दूंगा कि आपको इक्विटी स्कीम में ही निवेश करना चाहिए। हालांकि मार्केट गिरा हुआ है पर आप SIP के जरिए कर रहे हैं तो सिर्फ अभी जितना निवेश करेंगे उसके लिए आपको इसका फायदा होगा, आगे तो डिपेंड करेगा। लेकिन डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में SIP ही आपके लिए बेनिफिशियल होती है। और यहाँ पर मैं कुछ स्कीम की आपको सलाह देता हूँ, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड है, एक अच्छा मल्टी कैप फंड है। बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, ये भी एक लार्ज कैप और थोड़ा मिड कैप में एक्सपोजर रहता है, ये एक अच्छा फंड है। और साथ में आप जैसे SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड है, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। चलिए, तो आपको यहाँ पे 3 फंड हमने रेकमेंड कर दिए हैं और अपने SIP की शुरुआत कीजिए। जब भी आपसे हो सकेगा अपने निवेश को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, यही सलाह हम दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आज शो पर आने के लिए योर मनी में। लेकिन अगर आप भी अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, अपनी लोकेशन के साथ आप हमें भेज सकते हैं @kavita.th या फिर हमारे email ID mf@moneycontrol.com पर। नमस्कार।